स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अर्थात मृदा के भौतिक गुण। वहां पे बहुत सारे गुण थे, सॉइल टेक्सचर था, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिसिटी था, कोहेजन, एडिशन। तो ये सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। उसमें हम लोगों ने दो जो प्रॉपर्टीज थी, सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर, इसका ब्रीफ स्टडी किया था, जिसके बारे में आज हमारा जो नया तीसरा टॉपिक मतलब तीसरा पॉइंट है या तीसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी अर्थात मृदा घनत्व। तो मृदा घनत्व को समझने से पहले आपको घनत्व समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है कि इकाई आयतन वाले स्थान पर, निश्चित स्थान है इकाई आयतन का, इकाई भार वाला या इकाई द्रव्यमान वाला कोई वस्तु रखा गया है, तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता था, घनत्व। क्या कहा जाता था, घनत्व। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ते थे, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, ये क्यों पढ़ा जाता था मैं बताऊंगा। स्पेसिफिक डेंसिटी में भी आपको पता है क्या होता था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या है यहां, डेंसिटी था, किसका था, ऑब्जेक्ट का। अभी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो डेंसिटीज का आपस में क्या करें, रेशियो निकालें, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक डेंसिटी। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना आपका, मैं इसको मिल्क मान सकता हूं, इसको सॉइल मान सकता हूं। ठीक है, सभी केस में हम क्या मान रहे हैं, सॉइल मान रहे हैं। तो अगर सॉइल का स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों का रेशियो निकालो, जो आ गया वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी। अब ये स्पेसिफिक डेंसिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि सॉइल का डेंसिटी जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसको स्पेसिफिक डेंसिटी में ही रखा जाता है। क्या किया जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी में रखा जाता है। और जो सॉइल का डेंसिटी है उसको दो हिस्से में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, दो हिस्से में विभाजित। पहला है आपका बल्क डेंसिटी और दूसरा है आपका पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, पहला क्या है, बल्क डेंसिटी, दूसरा है पार्टिकल डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, सॉइल डेंसिटी मतलब कि किसी स्थान के, किसी इकाई स्थान में मृदा के भार के अनुपात को क्या कहते हैं, डेंसिटी। कोई इकाई स्थान मान लेते हैं, खेत का कोई 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब का एरिया है। 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 1 मीटर गहराई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई। ठीक है, समझ गए। 1 मीटर क्यूब क्या होता है। अब क्यूब क्यों जरूरी, क्योंकि डेंसिटी का मात्रक ही है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास होगा किलोग्राम में और वॉल्यूम मीटर में होगा। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मीटर में होगा, तो मीटर क्यूब हो गया। या फिर अगर डेंसिटी को निकालने का और भी है, जो यूनिट बोलते हैं, यूनिट होता है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मेगा ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये डेंसिटी को निकालने का यूनिट है ना, याद रखेंगे, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि डेंसिटी का, सॉइल डेंसिटी का यूनिट क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे सॉइल डेंसिटी का यूनिट या तो ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर मेगा ग्राम, ये कैपिटल है ना, मेगा ग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गया। अब स्पेसिफिक जो सॉइल डेंसिटी है वो दो हिस्से में डिवाइडेड है, जैसे मैंने बोला, पहला है बल्क डेंसिटी, दूसरा है पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को स्थूल घनत्व और पार्टिकल डेंसिटी को क्या बोला जाता है, कण घनत्व। अभी कण घनत्व और स्थूल घनत्व क्या है, तो देखिए बल्क मतलब आपको पता होगा, बल्क आइटम बहुत सारा एक बार में ले लो, क्या कहलाता है आपका, बल्क। और पार्टिकल मतलब एक कण। इसको ऐसे समझेंगे, बल्क डेंसिटी सबसे पहले समझते हैं। स्थूल घनत्व क्या रहता है, इसमें मृदा के कणों के साथ साथ मृदा के पोर स्पेस को या खाली स्थान को भी लिया जाता है। समझ नहीं आया, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आपका इससे आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से आपने कलेक्ट किया मिट्टी को, उस मिट्टी में आपका क्या होगा, मृदा के कण भी होंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होगा, कुछ लकड़ी के पार्टिकल्स भी होंगे, लकड़ी के पार्टिकल्स छोड़ दीजिए, कुछ नमी भी होगी, कुछ वायु भी होगा। ये क्या कहलाएगा, एक बल्क। क्या कहलाएगा, बल्क। मतलब इसमें सॉइल का, जब अपन सॉइल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे, सॉलिड 50% और सॉफ्ट जो था वो 50%। तो बल्क में पूरा का पूरा 100% लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 100%। पार्टिकल में क्या किया जाता है कि सिर्फ कणों को लिया जाता है, बाकी का जो रिक्त स्थान, जो आपका पोर स्पेस है उसको हटा दिया, तो उसको कैलकुलेशन ही नहीं किया जाता, उसको कैलकुलेट
किया ही नहीं जाता है। समझ आ गया? बल्क में क्या करना है, मिट्टी के सॉलिड और जो लिक्विड पोर्शन है या जो सॉफ्ट पोर्शन है दोनों का भार ज्ञात किया जाएगा, दोनों का आयतन ज्ञात किया जाएगा, मतलब उसका संपूर्ण मृदा का घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये क्या कहलाता है आपका बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी में हम क्या करते हैं, मृदा के जो कण रहते हैं सिर्फ कण का घनत्व ज्ञात किया जाता है, बाकी सारी चीजों को हटा दिया जाता है। इसलिए पार्टिकल डेंसिटी को कभी कभार स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर सॉइल का रियल डेंसिटी भी कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर रियल डेंसिटी, किसको कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पेपर में पूछी जाती है वो है इन दोनों का वैल्यू। बहुत बार पूछा गया है कि मृदा का बल्क डेंसिटी, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो याद रखेंगे मृदा का बल्क डेंसिटी होता है 1.33, फिर वापस से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? और अगर बोला गया पार्टिकल डेंसिटी तो 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा, एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है कि जस्ट बल्क डेंसिटी का डबल कौन है, पार्टिकल डेंसिटी। क्या है, बल्क डेंसिटी का डबल 1.32 को 2 से इंटू करोगे तो 2.66 आएगा। ऑलमोस्ट क्या, यही मान लेते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी का दोगुना। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कण घनत्व स्थूल घनत्व का कितना भाग होता है, तो दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना। अब ये क्यों होता है, फिर वापस से आ जाते हैं। मैंने आपको बार बार समझाया कि 50% क्या है आपका सॉलिड पोर्शन है, 50% आपका क्या है, सॉफ्ट या लिक्विड पोर्शन है। पार्टिकल डेंसिटी में सिर्फ सॉलिड पोर्शन ही तो ले रहे हैं, तो भार क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि खाली स्थान जो आपका पोर स्पेस है उसको तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा रहा है। क्या है, उसको कैलकुलेट किया ही नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, वो जब कैलकुलेट होगा नहीं तो भार अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का जो वेट है वो पोर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, हवा से ज्यादा भारी कौन होगा, आपका मिट्टी। क्लियर है? तो समझ आ गया पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, इनका फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ ड्राई ओवन सॉइल, क्या है, वेट ऑफ ड्राई ओवन सॉइल या फिर मृदा का शुष्क भार डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर और इस पोर स्पेस। क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पोर्स। अभी देखिए इस पोर्स में क्या होगा, पोर्स प्लस सॉलिड ना, सॉरी, पोर्स एंड सॉलिड। क्या है, पोर्स एंड सॉलिड, मतलब पोर्स में आपका क्या होगा, एयर एंड वाटर होगा, और सॉलिड में आपका क्या होगा, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, जो भी होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, बल्क डेंसिटी में सबको लिया जाता है। अब पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, यही याद रखेंगे, क्या है, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब देखो यहां पे सिर्फ पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, ना पोर और सॉलिड दोनों की बात नहीं हो रही, सिर्फ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होगा, आपका सॉलिड होगा। यहां तक बात खत्म। आपको इतना याद रखना है कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का आधा होता है, बल्क डेंसिटी कितना होता है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पार्टिकल डेंसिटी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ रही है पोर स्पेस की। पोर स्पेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। पोर स्पेस मतलब क्या होता है, दो कणों के बीच का स्पेस। क्या होता है, दो कणों के बीच का स्पेस। पोर स्पेस का एक फॉर्मूला भी आपको पता है, पोर स्पेस इज इक्वल्स टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। क्या है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ये किसका है, पोर स्पेस का फॉर्मूला। ठीक है, पोर स्पेस परसेंट निकालना है। अब बात आती है कि पोर स्पेस कहां ज्यादा पाया जाएगा, कहां ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो जब अगर बात की जाएगी टोटल नंबर, पोरोसिटी याद आया, मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोर स्पेस किसमें ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पोर स्पेस ज्यादा होते हैं आपके क्ले में। स्पेस ज्यादा किसमें होता है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस कहां होगा, ये आपका होगा सैंडी में। क्यों, क्योंकि सैंड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे मान लेते हैं आपस में जुड़े होंगे, जुड़ तो पाएंगे नहीं। ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। अब देखिए यहाँ के जो इन चारों कणों के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू
देखिए यहाँ पे कण के बीच का गैप दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पोर स्पेस की लेंथ किसमें ज्यादा होगी? आपकी दो कणों के बीच में जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी आपकी सैंडी सॉइल में, जबकि नंबर ऑफ पोर स्पेस किसमें ज्यादा होंगे? क्ले में। और यही चीज आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पोर स्पेस किस मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पोर स्पेस का जो परसेंट रहता है, तो हमेशा याद रखेंगे पोर स्पेस का परसेंट क्ले में 50% से ज्यादा होता है, मोर देन 50% क्ले में। जबकि सैंडी में कितना होता है? सैंडी में होता है लेस देन 50%। अगर रेंज की बात करें तो इसका 30% के आसपास पोर स्पेस जो है वो सैंडी में पाया जाता है, जबकि क्ले में 60 to 70% के आसपास क्या पाया जाता है? पोर स्पेस। अगर रेंज में पूछ रहा है तो 60 to 70 मतलब ज्यादा ही होगा, और अगर ऐसी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा? 50% से ज्यादा किसमें होगा? क्ले में, और 50% से कम किसमें होगा? सैंड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, बीच में आपका सिल्ट होगा। सिल्ट क्या होगा? 40 से 60 के पास होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सॉइल डेंसिटी कंप्लीट है। ठीक है, क्या है? सॉइल डेंसिटी कंप्लीट। अगर सॉइल डेंसिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल बनेंगे। अब बात करते हैं सॉइल वाटर। ठीक है, मृदा जल। मृदा में भी अलग अलग प्रकार के जल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के जल। सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। ठीक है, पहला है फिजिकल सॉइल वाटर और दूसरा है बायोलॉजिकल सॉइल वाटर। देखिए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। बस इनको क्या किया गया है? एक को फिजिकली बांटा गया, एक को बायोलॉजिकली बांटा गया। फिजिकल में 3 टाइप है। पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा है कैपिलरी वाटर, और तीसरा है ग्रेविटेशनल वाटर। वैसे ही आपका बायोलॉजिकल में है, पहला अनअवेलेबल वाटर, दूसरा अवेलेबल वाटर, और तीसरा है सुपरफ्लश वाटर। सुपरफ्लश वाटर। ठीक है, क्या है आपके? हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल, अवेलेबल, अनअवेलेबल, अवेलेबल और सुपरफ्लश वाटर। अब ये होता क्या है? देखिए, अलग अलग प्रकार की जल भी पाई जाती है। मतलब मृदा जल जो रहता है वो अलग अलग प्रकार का। कुछ जल का उपयोग पौधे कर पाते हैं, कुछ जल का उपयोग पौधे नहीं कर पाते, कुछ जल क्या है? बह के नष्ट हो जाता है। ठीक है, अलग अलग है। जैसे कि आपको भी देखा होगा, अगर आपको मैं नमक पानी दे दूं तो आप ज्यादा नहीं पी पाओगे। आपको अगर मैं नॉर्मल पानी दूं तो आप फिर भी पी लोगे। आपको अगर मैं मीठा पानी दूं तो फिर आपसे ज्यादा नहीं पी पाओगे। अगर आपको गंदे नाली का पानी, तो आप स्मेल से उसको दूर भगा दोगे ना। तो जैसे आपकी चॉइस है, प्लांट की भी चॉइस है, सॉइल की भी चॉइस है। तो सॉइल वाटर क्या रहता है? दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल सॉइल वाटर और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या है आपका? हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल। बायोलॉजिकल में क्या है? अनअवेलेबल, अवेलेबल और सुपरफ्लश वाटर। ठीक है, देखिए को समझते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? देखिए, ऐसा जल जो मृदा कणों से चिपके रहते हैं। क्या है? मान लेते हैं ये कोई मृदा कण है। ठीक है, तो क्या होंगे? ये जो जल के बूंद रहेंगे ये के किनारों पर चिपके रहेंगे। किसके कारण? कैपिलरी, सॉरी कोलॉइडल। कोलॉइड आपने पढ़ा होगा ना, कोलॉइड क्या रहता है? एड्सॉर्ब रहते हैं, किसी भी सतह में चिपके रहते हैं। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो भी क्या रहते हैं? सॉइल पार्टिकल्स में एड्सॉर्ब रहते हैं, कोलाइड विलियन की तरह चिपके रहते हैं। अच्छा, इनमें जो तनाव पैदा होता है, ठीक है, क्या रहता है? जो टेंशन रहता है, याद रखेंगे पेपर में यही पूछा जाता है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर में टेंशन कितना रहता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में जो आपका टेंशन रहता है वो 31 से 10,000 बार, या इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 31 से 10,000 बार, बहुत ज्यादा रहता है। और इसी वजह से क्या रहते हैं? पार्टिकल्स के चारों तरफ चिपके रहते हैं, और इन जल के कणों का उपयोग पौधे के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखेंगे। कभी भी आपको पूछा क्या हाइग्रोस्कोपिक वाटर का यूज प्लांट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि इतना टेंशन है। कितना टेंशन है? 31 से 10,000। आपको जब मैं बहुत, आप जब टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, कोई काम अच्छा होता है कि नहीं? एकदम अरे परेशान हो जाते, कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे सेम वही किस्सा होता है कि पानी चिपका है, मृदा कण से चिपका है, उसके बाद भी पौधे उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेंशन ही इतना ज्यादा है। ठीक है, बहुत टेंशन है भाई, हद टेंशन है। कितना टेंशन है? 31 से 10,000। यही आपको याद करना है।
इस पानी का उपयोग पौधे के द्वारा नहीं किया जाता। ये क्या होते हैं, बस चिपके रहते हैं। और इनको अगर यूज करना है, इनको बोल सकते हो ना कि अगर जमीन के अंदर भेज देना है, चिपके है ना नीचे कर, तो इनको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने से क्या रहता है, टेंशन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। गर्म का मतलब जैसे आपको क्या रहता है, टेंशन रहता है, एग्जाम में पढ़ती है दो चमाट कहीं से भी तो क्या होता है, शरीर एकदम गर्म लगे पढ़ने, एकदम एक राउंड में पूरा सिलेबस खत्म, पूरा नोट खत्म, हाँ चलो ठीक है पेपर दे के आ जाते हैं। तो वैसे ही हाइग्रोस्कोपिक में भी होता है। ठीक है, अच्छा इसका जो थिकनेस रहता है, जो कणों के बीच जो या कणों का जो मोटाई रहती है वो कितनी रहती है, 4 से 5 मिली माइक्रोन। कितनी रहती है, 4 से 5 मिली माइक्रोन। क्लियर है, हाइग्रोस्कोपिक समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं कैपिलरी पे। कैपिलरी पानी, यही देखिए यही पानी है जिसका उपयोग पौधे के द्वारा किया जाता है। कैपिलरी, इसको केशिकीय जल भी बोलते हैं। केशिकीय जल का उपयोग भी पौधे के द्वारा किया जाता है। इसका जो तनाव रहता है वो कितना रहता है, 1.3 से 31 बार के आसपास। ठीक है, ऋणात्मक मान है, पूरे मान ऋणात्मक होंगे आपके। कितना रहता है, 1/3 to 31 बार ये पानी का उपयोग पौधे कर सकते हैं। ये जो मृदा में रहते हैं ना, इन्हीं पानी का उपयोग एक्चुअल में करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पानी क्या रहता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, कैपिलरी वाटर को ये क्या करते हैं, मृदा के कण के द्वारा। देखिए मृदा में भी दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक रहता है मैक्रोपोर, एक रहता है माइक्रोपोर। ठीक है, एक रहते हैं थोड़े से बड़े से, पोर मतलब रिक्त स्थान, एक रहता है छोटे से। अब बड़े से रिक्त स्थान रहेंगे, खुद ही सोचिए इतने बड़े बड़े रिक्त स्थान में पानी कहां रुकेगा, वो तो चले जाएगा ना नीचे। अब छोटे छोटे रिक्त स्थान है, चलिए पानी यहां से बहा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां से निकलेगा, मतलब धीरे धीरे पानी का फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। तो पौधे उसका ज्यादा उपयोग करेंगे, पौधे उसके ज्यादा उपयोग करेंगे। यही तो बोल रहा है कि हमने क्या किया, तनाव को मध्यम में रखा है। कितना रखा है, 1.3 से 31 बार। 1.3 को 0.3 भी बोल सकते हैं ना, सॉरी 1.3 बोल रहा हूं, 1/3 को 0.3 भी बोल सकते हैं। तो 0.3 से 31 बार, -31 बार के आसपास रहता है। ठीक है, -0.3 से -31 बार के आसपास रहता है। तो इस तनाव को सह लेते हैं, और इस तनाव से पानी क्या रहते हैं, पौधों के लिए उपयोगकारी हो सकते हैं। तो ये पेपर में आपका पूछा गया है कि निम्न में से किस जल का उपयोग पौधे के द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे कैपिलरी, और यहां भी एक तो है, क्या है, अवेलेबल। यहां भी क्या है, अवेलेबल। तो कैपिलरी और अवेलेबल जल का उपयोग ही पौधे के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अनअवेलेबल जो है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक के जैसे, सेम हाइग्रोस्कोपिक के जैसा। इसका भी जो तनाव रहता है ना, वो कितना रहता है, 31 बार से ज्यादा। मतलब कितना है, 31 से 10,000। ठीक है, 31 से 10,000। तो अनअवेलेबल किसके जैसा हो गया, हाइग्रोस्कोपिक के जैसा। कैपिलरी किसके जैसा हो गया, अवेलेबल के जैसा। दोनों की वैल्यू क्या रहती है, उसी के आसपास रहती है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल और सुपरफ्लश। ये पानी का उपयोग वापस से पौधे नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का फोर्स लगता है। ग्रेविटी मतलब पानी बह के नीचे चले जाती है। अच्छा, इसका तनाव कितना रहता है, इसका तनाव रहता है 1.3 बार जो रहता है ना, उससे कम। मतलब 0.1 से 0.3। अब देखिए 0.3 वापस से 1/3 का मान क्या होता है, 0.3 के आसपास ही रहता है। मतलब और 0.1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/10। तो अगर इसको मैं वैसे लिखना चाहूं इस फॉर्म में, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 1.10 से 1.3 बार माइनस। ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू वापस से याद रखेंगे। तो 1.10 से 1/10 से 1/3 जो बार रहता है या तनाव रहता है, वो किसमें रहता है, आपका ग्रेविटेशनल में। और ये तनाव इतना ज्यादा कम रहता है कि सीधा पानी कहां चली जाती है, बह के नीचे चली जाती है, जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है, पौधे उपयोग ही नहीं कर पाते। सेम यही चीज होता है सुपरफ्लश में, अधिक पानी बह के नीचे चली जाती है। तो मैंने बोला ना, दोनों सेम ही चीज है, फिजिकल बायोलॉजिकल दोनों सेम ही चीज है। बस क्या है, थोड़ा सा अंतर क्या है, कहने में अंतर है। अनअवेलेबल अनुपलब्ध जल, अवेलेबल उपलब्ध जल, सुपरफ्लश जल अधिक बहने वाली जल। यहाँ पे बस वही थोड़ा सा हो गया, क्या हो गया, हाइग्रोस्कोपिक हो गया, कैपिलरी मतलब केशिकी हो गया, ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वीय हो गया। दोनों का काम लगभग एक जैसे है, बस क्या है, थोड़ा सा एक को बायोलॉजी में रख दिया गया, एक को फिजिक्स में रख दिया गया। क्लियर है, तो आपको सॉइल वाटर समझ आया, चलिए वेरी गुड, सॉइल वाटर समझ आ गया। तो देखिए कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता होगा ना, तो आप बिल्कुल कमेंट कर लीजिए, ठीक है, या ग्रुप में आप बता दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, जब तक एक बात हमेशा देखिए, मेरे जो गुरु थे,
मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, डोंट बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट हैं, कोई एक पिक्चर थी मुझे याद नहीं है उस पिक्चर का नाम, उसमें देखिएगा एक कहावत कही गई है कि अगर आप स्मार्ट हैं इसका मतलब आप गलत जगह में हैं। अगर आप बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, अगर आपके कंपटीशन में कोई नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत की बात है। आपको कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, आपको डाउट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि डाउट तभी होता है जब आप पढ़ाई करने लगते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा डाउट होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतनी ही जितना आपके लिए जरूरत है। पर जितना भी आप पढ़ाई करें, भले 2 चैप्टर पढ़े आप, पर वो 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं हर बार कहता हूं, बार बार अभी भी कह रहा हूं, रटना नहीं। जिस चीज की जरूरत होगी, जहां पे जरूरत होगी रटने की, ठीक है, अनलेस रटना नहीं। क्यों? क्योंकि रटोगे भूल जाओगे, समझोगे याद रखोगे। क्लियर है? चलिए इसका नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। 5वीं जो प्रॉपर्टी आपकी वो है सॉइल कलर। ठीक है, रंग बिरंगे क्या है आपकी मिट्टी, रंग बिरंगी मिट्टी। ठीक है, सॉइल कलर का मतलब क्या आता है, मृदा में भी आप देखे होंगे भूरे कलर की मिट्टी रहती है, ठीक है, लाल कलर की मिट्टी रहती है, पीले कलर की मिट्टी रहती है। ये कलर का विभाजन किसके द्वारा किया गया, कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि क्यों लाल रहती है, क्यों नीली सॉरी भूरी रहती है, क्यों आपकी पीली मिट्टी रहती है। तो इसके लिए याद रखेंगे, सॉइल कलर के लिए एक चार्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक चार्ट। और इस चार्ट को किसने दिया था, यही पूछा जाता है कि सॉइल कलर के चार्ट को किसके द्वारा दिया गया है। तो हमेशा देखेंगे मुंसल। मुंसल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, सॉइल कलर चार्ट। मुंसल ने सॉइल कलर चार्ट दिया था, याद रखेंगे। अच्छा, उस चार्ट में 3 चीजें थी। ठीक है, क्या थी? 3 चीजें थी। पहला था आपका हुई, ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा। दूसरा था आपका वैल्यू और तीसरा था आपका क्रोमा। अब आप बोलोगे ये क्या है, हुई, वैल्यू क्या है, क्रोमा? हुई का मतलब था मृदा के रंग से। क्या था? मृदा के रंग से, कि मृदा लाल है, कि मृदा पीली है, कि मृदा भूरी है। वैल्यू का मतलब था उसके गहरे और हल्केपन से, लाल मृदा गहरी लाल है कि लाल मृदा हल्की लाल है, भूरी मृदा गहरी भूरी है कि गहरी मृदा हल्की भूरी है। और क्रोमा का मतलब था उसके गुण से, ठीक है, प्योरिटी से, शुद्धता से, मतलब वो मिट्टी कितनी शुद्ध है, वो मिट्टी कितनी अशुद्ध है। शुद्धता और अशुद्धता का मतलब क्या है कि मिश्रण तो नहीं है, लाल और पीली मिट्टी का मिश्रण थोड़े है, लाल और भूरी मिट्टी का मिश्रण थोड़े है, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण थोड़े है। तो हुई का मतलब क्या था, रंग से। वैल्यू का मतलब क्या था, उसके हल्के और गहरेपन से। और क्रोमा का मतलब क्या था, शुद्धता से। इतना ही आपको याद रखना है। किसने दिया था सॉइल कलर चार्ट? मुंसल ने दिया था। उसमें 3 चीजें थी, हुई था, वैल्यू था, क्रोमा। ठीक है, तीनों का आपको काम पता चल गया। हुई मतलब रंग से था, वैल्यू मतलब आपका उसके गहरेपन या हल्केपन से था, डार्कनेस और लाइटनेस से। और क्रोमा का मतलब क्या था? क्रोमा का मतलब था कि उसकी प्योरिटी कितनी है। अच्छा, लाल कलर जो होता है, ये आपका पूछा गया पेपर में, ठीक है, जो लाल कलर रहता है वो किसके वजह से होता है? एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। रेड कलर था, ब्राउन कलर था, और लास्ट में था आपका येलो कलर। ठीक है, ये आपका पूछा गया है कि मिट्टी का पीला रंग किसके वजह से होता है, मिट्टी का लाल रंग तो पूछा गया, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो जो लाल रंग होता है वो हेमेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेमेटाइट, हमेशा याद रखेंगे। ब्राउन कलर होता है मैग्नेटाइट, और जो येलो कलर होता है लिमोनाइट। ठीक है, अब अगर आपके पेपर में पूछा मिट्टी का लाल रंग किसके वजह से होता है, हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। ब्राउन कलर किसके कारण होता है, मैग्नेटाइट। येलो कलर किसके कारण होता है, लिमोनाइट। क्लियर है? यहां तक सॉइल कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए सॉइल कलर के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सॉइल एयर। क्या पढ़ते हैं, सॉइल एयर, वायु, मृदा वायु। मृदा वायु में कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि जिस प्रकार वातावरण में अलग अलग गैसेस रहती है, मिट्टी में भी अलग अलग गैसेस रहती हैं।
ये गैसेस कहां पाई जाएंगी वापस से, ये आपका मिट्टी है, 50% आपका क्या है जो लिक्विड एरिया है, 25 वायु, 25 क्या है आपका वाटर, तो ये एयर जो 25% है ना यही पाया जाएगा क्या, सॉइल एयर पाया जाएगा। इस सॉइल एयर में क्या होंगे, गैस होंगे, कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कितने होंगे, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है 79.2। चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इन्वायरमेंट और यहां सॉइल। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 79.20 के आसपास रहती है, सॉइल में भी सेम वही रहती है 79.2। ऑक्सीजन रहता है 20.96, यहां हो जाती है 20.6, थोड़ी सी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम। ऑक्सीजन, कार्बन रहता है 0.03, यहां रहता है कार्बन 0.3, बस हो गया आपका, क्या है, हो गया आपका। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना था, वातावरण इन्वायरमेंट में आपका कितना था 79.26, सॉइल में कितना है 20 है, ठीक है 26 नहीं है, 79.20, सॉइल में भी आपका सेम है। ऑक्सीजन है 20.96 इन्वायरमेंट में, 20.6 आपका कहा है सॉइल में। कार्बन है 0.03 एटमॉस्फेयर में, सॉइल में कितना है 0.3, बात खत्म। यही तो है सॉइल एयर, यही तो है सॉइल एयर। तो याद रखें क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है कि मृदा में कार्बन की मात्रा वातावरण की तुलना में क्या होती है, ज्यादा, कम, बराबर, कोई परिवर्तन नहीं, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि सॉइल में कार्बन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, सॉइल में कार्बन ज्यादा पाया जाता है। सॉइल एयर में इतना ही आपका बस प्रतिशत था। अब जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या है आपका सॉइल टेम्परेचर। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, बस इतना है कि जैसे वातावरण का तापमान रहता है, मृदा का भी तापमान रहता है। ये मृदा का तापमान किस लिए जरूरी है, पौधों के विकास के लिए। पौधों के विकास के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जड़ का विकास होगा, पौधों का विकास होगा। तो याद रखेंगे कि सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ के विकास के लिए कितना चाहिए रहता है, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, मृदा में जो आपके जड़ के विकास के लिए तापमान की आवश्यकता है 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ग्रोथ के लिए 15 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, खत्म बात, समझ आ गया। जर्मिनेशन या फिर आपका जो रूट डेवलपमेंट है, जड़ के विकास के लिए कितना चाहिए 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्रोथ या वृद्धि के लिए कितना चाहिए 15 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, खत्म बात। मतलब अगर आपको एवरेज दिया जाए तो 10 से 45 बोल सकते हैं, पूरा 10 से 45, पर जो ऑप्टिमम रहता है, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब अनुकूल जिसको आप बोल सकते हो, वो कितना रहता है आपका, याद रखेंगे 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, लगभग हर फसलें जो रहती है इतने में ही ग्रो करती है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा सुना है आप लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा होगा, विशिष्ट ऊष्मा। तो आपकी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी रहती है, 0.2 से 0.3 के आसपास। 0.3 इसका एक्यूरेट वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है, 0.2 से 0.3। अगर आपको पेपर में ऐसा रेंज दिया गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो 0.2 को टिक करेंगे, ठीक है। कितनी रहती है स्पेसिफिक हीट मृदा की, 0.2, रेंज में पूछा गया तो 0.2 से 0.3। क्लियर है बात इतना। सॉइल टेम्परेचर क्यों आवश्यक है, क्योंकि मृदा का तापमान जड़ के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर तापमान कम या ज्यादा हुआ तो जो आपके पौधे हैं उनकी वृद्धि में भी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे आपकी, किसकी प्रॉपर्टीज थी, सॉइल की प्रॉपर्टीज थी। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज है, आप अच्छा खेल सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आपका रंग ऐसा, आपका रूप ऐसा है, ठीक है, आपकी शक्ति इतनी है, वैसे क्या थी, मृदा की भी अलग अलग गुण थे। कौन से गुण थे, भौतिक गुण थे, ठीक है। इसके बाद और भी गुण हैं, पर वो गुण आपको पेपर में बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पेपर में नहीं आए हैं, या वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपका एडिशन था, ठीक है, एडिशन कोहेशन था, मतलब आसंजन और ससंजन बल। आसंजन और ससंजन बल को इतना समझ लीजिए कि मिट्टी देखेंगे आप ढेले में रहती है, जुड़ के एकदम हल्का सा पानी आता है, वो एकदम टाइट हो जाती है, ठीक है, और कुछ देर में आप देखेंगे एकदम फैली हुई होती है। तो इसी को आसंजन और ससंजन बोलते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये किसके वजह से होता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री में जानी पड़ेगी, सॉइल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या रहते हैं, सोडियम, जिनके जो आयंस रहते हैं ना, इन आयंस के जुड़ने से, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, आप लोगों ने लैब में पढ़ा है, Na+Cl- दोनों प्लस माइनस जुड़े, बाइंड हुए, वैसे ही सॉइल में भी रहते हैं।
सॉइल में भी रहता है, सोडियम रहता है, पोटेशियम रहते हैं, अलग अलग कण रहते हैं। इनके जुड़ने या फिर अलग होने से मिट्टी जो रहती है बाइंड हो जाती है, एकदम ढेले के जैसे हो जाती है या फिर बिखर जाती है। ठीक है, कोहेजन एडिशन। और क्या प्रॉपर्टीज है? सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल? कार्बनिक पदार्थ। मृदा में भी कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ कहां से आते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ आते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ के मृदा में मिलने से। ठीक है। अच्छा, एक चीज बस याद रखेंगे, चलिए अब ये बात आ ही चुकी है तो बता दिया जाता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है ना, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा 58% होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं कि कार्बनिक पदार्थ में 58% कार्बन होता है। क्लियर है? अब कार्बनिक पदार्थ मृदा में कितनी रहती है? 5%। मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितनी रहती है? 5%। ये कम और ज्यादा हो सकती है। अगर जंगल वाली जगह है, ठीक है, या फिर नई निर्मित मृदा है, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पत्तियां गिरी होंगी, सड़ेंगी, खाद के रूप में आएगा, मिट्टी मिल जाएगी, तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस को अगर मिला लो। ह्यूमस क्या है? आपका जब अपघटन के पश्चात जो भूरी कलर की जो पदार्थ बनता है ना, वो क्या रहता है? आपका ह्यूमस। तो अगर किसी मिट्टी में ह्यूमस मिल गई तो कार्बनिक पदार्थ 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में है वो निर्भर करती है कि ह्यूमस कितना है या फिर अवशिष्ट पदार्थ जो अपघटित हुए हैं वो उनकी मात्रा मृदा में कितनी है। बस आपको याद ये रखना है कि कार्बनिक पदार्थ है, अगर 100% कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें 58% क्या होगा? कार्बन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या बोला? मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना है? 5% है। तो अगर 1% में कार्बन कितना होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चलिए हम ये मान लेते हैं कि 100% ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन कितना होता है? 58% होता है। कितना होता है? 58%। तो 1% ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन कितना होगा? 58/100 मतलब 0.58। तो 5% ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन कितना होगा? 0.58 इंटू 5 कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 8 5 40 के 4, 5 5 25, 4 29 के 2, ये हो गया आपका 2.90% निकल गया आपका। तो अगर आपको पूछा गया मृदा में कार्बन की मात्रा मृदा के कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में होती है 5% और कार्बन की मात्रा होती है 2.90%। इजी है ना? ठीक है, तो यही आपको करना है। इसका एक फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कार्बन इज इक्वल्स टू ऑर्गेनिक मटेरियल इंटू 0.58 या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल इज इक्वल्स टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.7। ये दो फॉर्मूला है आपका। ये दो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है, मतलब आपको ऑर्गेनिक कार्बन पता करना है और आपको ऑर्गेनिक मटेरियल दिया है, तो उसमें 0.58 का इंटू कर दीजिए, आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाएगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल दिया है और ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऑर्गेनिक कार्बन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.7 से। तो यहां तक रही आपकी आज की क्लास। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आएगी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो है आपका वो आपका आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने ग्रुप्स में जाइए, अपना डाउट रखिए, जितने भी फैकल्टी है उसके द्वारा आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।